अब आ जाइए क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर टॉपिक पर। अभी तक हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से इरिगेशन टेक्निक्स होती है, किस तरीके से इरिगेशन अप्लाई किया जाता है, अप्लाई ऑफ डिफरेंट डिफरेंट जो टेक्निक्स ऑफ वाटर को किस तरीके से फील्ड पर अप्लाई किया जाता है। बट जो वाटर हम अप्लाई कर रहे हैं वो भी तो कुछ क्वालिटी होना चाहिए। हम डायरेक्टली कोई सा भी वाटर क्या अप्लाई नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इरिगेशन में हमारे पास जो है क्रॉप्स को एक जो अमाउंट ऑफ जो वाटर हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी भी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर वही टॉपिक क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर किस तरीके से होनी चाहिए सबसे पहले, तो दीज आर डिपेंड्स ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो हमारे पास जो वाटर है उसमें क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स है उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर होना चाहिए। फर्स्ट फैक्टर है वो सेडिमेंट कंसंट्रेशन इन वाटर। सेडिमेंट कंसंट्रेशन इन वाटर, अगर हमारी जो इरिगेशन वाटर है उसमें फाइन सैंड, फाइन पार्टिकल्स है, फाइन सैंड के पार्टिकल, फाइन सिल्ट्स के पार्टिकल है, जो पार्टिकल्स है साइज, उसका जो साइज़ है बहुत ज़्यादा फाइन है, तो वो क्या करते हैं इरिगेशन की जो हमारे पास इरिगेशन जो हमारा सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। अगर हमारे पास सॉइल जो फाइन है तो ही हमारे पास जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज़ करते हैं, मतलब हमारे लिए ये यूज़फुल है अगर फाइन सेडिमेंट कंसंट्रेशन उसमें है तो। बट अगर हमारे पास जो हमारे पास सेडिमेंट्स है किसमें, इरिगेशन वाटर में, अगर वो एक ऐसे प्लेस से हैं जो ऑलरेडी इरोडेबल है, मतलब समझिए कोई एक ऐसा प्लेस है, फाइन सेडिमेंट्स आते कहाँ से इरिगेशन वाटर में, पहले उसको कि जो वाटर है फ्लो करता है, ट्रैवल करता है, तो अपने साथ क्या करता है, क्या फाइन या सिल्ट्स को कैरी करता है, तो वही सिल्ट है। अगर वो सिल्ट या फिर फाइन्स जो हमारे पास पार्टिकल सॉइल्स के पार्टिकल्स है, अगर वो किसी ऐसे प्लेस से हैं जो ऑलरेडी इरोडेबल है, तो वो क्या करते हैं, जो इरिगेशन वाटर है उसकी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को डिक्रीज भी कर सकते हैं इरिगेशन वाटर। तो वेरी फाइन सेडिमेंट्स व्हेन डिपॉजिटेड ऑन सैंडी सॉइल इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो वेरी फाइन सॉइल मतलब अब सिल्ट की बात कर रहे हैं, जनरली सिल्ट में होता है उसमें, तो वो क्या करते हैं सॉइल जो हमारे पास है उसकी कैपेसिटी को, फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। एक्सेसिव सस्पेंडेड सेडिमेंट्स में क्रिएट ट्रबल इन कैनाल एंड रिजर्वायर सिस्टम। अगर हमारे पास जो सेडिमेंट्स हैं, अगर उसका अमाउंट ऑफ जो हमारे पास है परमिसिबल लिमिट है उससे ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं कैनाल या रिजर्वायर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अभी किस तरीके से प्रॉब्लम कैनाल और रिजर्वायर के किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो हम जो फर्दर क्लासेस है उसमें डिस्कस करेंगे डिटेल से। नेक्स्ट इज, अगर सेडिमेंट्स इज ड्राइव फ्रॉम द इरोडेबल एरियाज, सेडिमेंट्स ड्राइव फ्रॉम द इरोडेड एरियाज, तो देन मे रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ये मैंने बताया था कि अगर सेडिमेंट्स है, अगर ऑलरेडी कोई इरोडेबल एरियाज है वहाँ से अगर वो फ्लो रहे हैं, वहाँ से वाटर में फ्लो रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, सेडिमेंट्स हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये तो था सेडिमेंट कंसंट्रेशन इन वाटर। जो हमारा इरिगेशन वाटर है उसमें नंबर ऑफ डिफरेंट तरीके से होता है, कंसंट्रेशन होती है, सेडिमेंट कंसंट्रेशन हो गया। अब उसमें सॉल्ट्स भी होते हैं, सॉल्ट्स किस तरीके से अफेक्ट कर देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट्स। नंबर ऑफ सॉल्ट्स जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, मे बी दे आर क्या होता है, ये हमारे जो इरिगेशन जो हमारे सॉइल्स हैं उसके लिए क्या होता है, इंजीरियस होते हैं, हमारे हार्मफुल एक अफेक्ट होते हैं। सॉल्ट्स हमारे जो होते हैं वो हमारे इरिगेशन वाटर में नहीं होने चाहिए। तो सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम may be injurious to the crops if it exceeds the permissible limits। सिंपल कैसे, अगर इसकी परमिसिबल लिमिट से अगर ये ज़्यादा है हमारी सॉइल इरिगेशन वाटर में, तो दे कैन अफेक्ट आवर, क्या कर सकते हैं, अफेक्ट हमारी परमिसिबल लिमिट को अफेक्ट कर सकते हैं। जो हमारे पास सैलिनिटी ऑफ कंसंट्रेशन है, सैलिनिटी कंसंट्रेशन ये जनरली हम क्या करते हैं लैब में, जो हमारी लेबोरेटरीज़ में वहाँ पर मेज़र की जाती है। सैलिनिटी कंसंट्रेशन of the salt solution after consumptive water has been extracted from the soil, which is given by the formula। this formula यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जो फॉर्मूला है ये सॉल्ट कंसंट्रेशन या सॉइल में कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट इन द सॉइल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। C is here is salt concentration, irrigation water, Q is the amount of water which is applying, Cu is the कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर। कंजम्पटिव यूज क्या होता है, इवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन का कॉम्बिनेशन कहा जाता है कंजम्पटिव यूज। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये भी हमारे पास एक फर्दर टॉपिक है। ही यहाँ पर एक इफेक्टिव रेनफॉल है हमारे पास, ये एक इफेक्टिव रेनफॉल है। सो दिस इज द ये कैलकुलेशन, सॉल्ट की कंसंट्रेशन कैलकुलेशन करने का एक फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल कोई पूछे नहीं जाते हैं मोस्टली, इस चैप्टर से, ये इंट्रोडक्शन ही पार्टी है मोस्टली। यहाँ पर से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या है मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन,
technique of irrigation. These are the most asked questions. And this is the another topic is quality of irrigation water. This is again important topic. तो यहाँ पे जो हमारे पास है उसमें क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर में हमने डिस्कस कर लिया कि एक सेडिमेंट कंसंट्रेशन के बारे में और सॉल्ट कंसंट्रेशन के बारे में. तो दीज आर द सॉल्ट कंसंट्रेशन निकाल जाती है. सॉल्ट कंसंट्रेशन की जो वैल्यूज़ है वो इस तरीके से वैल्यूज़ की जाती है. हमारी कंसंट्रेशन जो मेज़र की जाती है वो माइक्रो महो पर सेंटीमीटर में उसकी मेज़र की जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो उसमें मेज़र की जाती है. तो दीज आर द वैल्यूज़. अगर 0 से 250 अगर सॉल्ट कंसंट्रेशन हमारे इरिगेशन वाटर में, तो दिस आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन C1, C2, C3. तो यहाँ पे जो C1 वाटर है, इस वाटर को हम क्या कर सकते हैं, किसी क्रॉप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. बट दिस 3 कैटेगरी वी कांट यूज़. अगर इतनी कंसंट्रेशन अगर हमारे इरिगेशन वाटर में है तो हमारी ये क्या है, जो क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. दीज आर नॉट रिकमेंडेड एज ए इरिगेशन वाटर. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है प्रपोर्शन ऑफ सोडियम आयन्स टू अदर आयन. ये सिंपली एक स्मॉल टॉपिक कि हमारे पास किस तरीके जो सोडियम आयन की जो कंसंट्रेशन है इरिगेशन वाटर में कंपेरिजन टू अदर आयन में किस तरीके से वैल्यूज़ को दी जाती है. तो दिस वैल्यू इज गिवन बाय दिस फार्मूला. दिस इज कॉल्ड SAR. SAR मीन्स सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो. सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो, इट इज़ द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन रूट ऑफ कंपेरिजन टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन. यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, these concentration are in milli equivalents. This is the important term. यहाँ पर अगर ये फॉर्मूला अप्लाई आपको करना है तो यहाँ पर अगर कंसंट्रेशन सपोज मिलीग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन गिवन की हुई है, सपोज कोई भी सोडियम आयन की है 5 मिलीग्राम पर लीटर में गिवन की हुई है, तो आपको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले उस कंसंट्रेशन को मिली इक्विवेलेंट में कंसंट्रेशन में करना पड़ेगा. मिली इक्विवेलेंट में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, अगर कोई कंसंट्रेशन हमें गिवन की हुई तो डिवाइडेड बाय उसकी जो मिली इक्विवेलेंट्स है उससे डिवाइडेड करना पड़ता है. अभी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो देख लेंगे अभी. एंड बेस्ड ऑन द मिली इक्विवेलेंट्स देन दिस वैल्यूज आर गिवन दिस वैल्यूज. ओके, 0 to 10, 10 to 10, 10 to 18, 18 to 26, then 26. These are SAR वैल्यू. ओके, सिंपली हमारे पास ये केसेस. अब मिली इक्विवेलेंट्स में चीज़ों को कैसे कन्वर्ट करते हैं उस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं. इस पर सिंपली ये हमारे पास SAR की वैल्यू है. एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो किस तरीके है, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ sodium divided by milli equivalents of magnesium then calcium divided by, सपोज हमारे पास जो सोडियम कंसंट्रेशन है वो गिवन की हुई है 46 मिलीग्राम पर लीटर. This is a concentration, but these values are in milli equivalents. So how to convert this value in milli equivalent? किस तरीके से कन्वर्ट की जाती है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में. तो हमारे पास जो 46 है ये कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इसके इक्विवेलेंट वेट से, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम. अब इक्विवेलेंट वेट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, डिवाइडेड बाय किस तरीके से वैल्यू इक्विवेलेंट वेट की जो वैल्यू है कैलकुलेट की जाती है. हमने एनवायरनमेंट में इसको काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करते हैं. जस्ट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस आयन, मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास सोडियम में कितना था 23 एंड डिवाइडेड बाय इसकी बैलेंसिंग, जो हमारे पास बैलेंसिंग कितनी है 1. तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाएगी वो आ जाएगी 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. ओके, यहाँ पे मिलीग्राम में तो मिली इक्विवेलेंट आ जाएंगे उसके, अगर ग्राम में होते तो ग्राम इक्विवेलेंट आ जाते हैं. ओके, तो ये वैल्यू. अब जैसे कैल्शियम, हाँ मैं कैल्शियम की बात करते हैं.
कैल्शियम का सपोज हमें गिवन किया हुआ है, जो वो वैल्यू गिवन की हुई 80 मिलीग्राम पर लीटर वैल्यू गिवन की हुई है, कंसंट्रेशन गिवन है ये। अब इसके हमें क्या इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू, इक्विवेलेंट वेट निकालना है, मिली इक्विवेलेंट निकालना है हमें। इस तरीके से अगेन कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट, कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 40 डिवाइडेड बाय इसकी बैलेंसी, बैलेंसी कितनी है इसकी 2, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 80 बाय डिवाइडेड बाय जो हमारे पास 20, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। हम अब बात कर लेते हैं मैग्नीशियम की। सपोज हमारे पास इसका जो वो है 848 मिलीग्राम पर लीटर इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन की भी है। इसके मिली इक्विवेलेंट कैसे बताएंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैग्नीशियम विच इज़ 24 डिवाइडेड बाय इसकी वैलेंसी विच इज़ 2, यहाँ पर ये 12 हो गया, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। SAR की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, सोडियम की मिली इक्विवेलेंट जो कि हमने कैलकुलेट किया था 1 डिवाइडेड बाय रूट 4 प्लस 4 बाई 2, 8 बाई 4 मीन्स 4 मीन्स 1/2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ जो हमारे सोडियम की है वो वैल्यू। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है 0 से 10 के बीच में लाई कर रही है हमारी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या जो अदर फर्दर जो क्लासिफिकेशन S1 के बेसिस पे मीन्स हम इस वाटर को यूज़ एज ए रिकमेंडेड यूज़ कर सकते हैं स्पेसिफिक क्रॉप्स के लिए। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज हमने जो इंट्रोडक्शन पार्ट है हमारे इरिगेशन का वो का कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.